हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, आज जो हम सीरीज से बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं हम शैक्षिक तकनीक से। यूजीसी नेट का पेपर बहुत जल्दी आने वाला है, तो इससे पहले मैं ये सोच रहा हूँ जिन जिन टॉपिकों से क्वेश्चन पुटअप होता है मैं पहले उन टॉपिकों को पढ़ाता हूँ। मैं ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ा रहा। हाँ, कल जो मैं वीडियो डालूंगा फर्स्ट पेपर के जितने भी सारे नए नए अपडेट हुए हैं, निपुण हुआ और वन स्टॉप इंडिया हुआ और परख हुआ और संभव हुआ और स्वयं हुआ, स्वयं प्रभा हुआ, ये सारे वीडियो में अगली वाली वीडियो पूरा डाल दूंगा कम से 1 से 2 घंटे की, जिसमें आपका फर्स्ट पेपर का पूरा क्लियर हो जाए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं शैक्षिक तकनीकी बात करने जा रहे हैं। शैक्षिक तकनीकी से कंपलसरी आपको यहाँ से यूजीसी नेट में और सुपर टेट में और टेट में 2 से 3 क्वेश्चन मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। अब इसको हमें समझना है। इस वाली वीडियो हम पूरी कोशिश करेंगे इस शैक्षिक तकनीकी कॉन्सेप्ट को खत्म करने की, कि इसके उपागम कितने, इसके पक्ष कितने हैं और इसका विकास क्या है। तो थोड़ा इसके शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं। तो इसको एजुकेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है। अगर आपसे ये पूछे शैक्षिक तकनीक को हिंदी में क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश में क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अब ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक बना है एजुकेशन और दूसरा जो बना है दोस्तों वो बना है हमारा टेक्नोलॉजी। क्लियर बात है। अब मान लीजिए यहां पर जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इस टेक्नोलॉजी शब्द की उत्पत्ति 2 शब्दों से हुई है। एक तो लैटिन भाषा से हुई है, समझना इसको, और दूसरा हमारा ग्रीक भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई? ग्रीक। टेक्नोलॉजी लैटिन भाषा के टेक्निको शब्द से बना है, जिसका अर्थ आपको क्या लगाना है? कला लगाना है। ये ग्रीक भाषा के टेक्सियर से बना है, जिसका अर्थ क्या है? बुनना या निर्माण करना। बुनना या निर्माण करना, ये हमारा क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी कहलाती है। लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के है। समझना इसको। लैटिन भाषा के 3 शब्दों से बना है। एक होता है एजुकेटम, एक होता है एजुकेयर और एक होता है एजुसियर। अब वो एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछता है तो आपको बताना प्रशिक्षित करना। क्या बताना? प्रशिक्षित करना। एजुकेयर का शाब्दिक अर्थ पूछे तो आपको बताना पालन पोषण करना। और एजुसियर का अर्थ पूछे तो आपको बताना पथ प्रदर्शन करना। दोनों का शाब्दिक अर्थ हमने अच्छे से समझ लिया है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी यानी शैक्षिक तकनीकी 2 शब्दों से मिलकर बना है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब टेक्नोलॉजी शब्द लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। लैटिन भाषा के टेक्निको से बना जिसका अर्थ क्या होता है? कला। टेक्सियर ग्रीक भाषा के टेक्स से बना जिसका अर्थ है बुनना या निर्माण करना। लेकिन बात यहाँ पर खत्म होने वाली नहीं है। अब शाब्दिक अर्थ की बात करें, हम ऑल ओवर की बात करें, अगर हम ऑल ओवर की बात करें तो यहां पर आपको शैक्षिक तकनीक का अर्थ यह समझना है, यानी शिक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना हमारा क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। यानी शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो वीडियो जो भी उपकरण हैं वो वैज्ञानिक तकनीकी है, उनका प्रयोग करना वो हमारा क्या कहलाता है? शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। लेकिन अब समझने वाली बात, एक तो पॉइंट मैंने आपको ये लिखा दिया समझना, दूसरा पॉइंट मैं लिखा रहा हूं तकनीकी के द्वारा
तकनीकी के द्वारा शिक्षण को सरल, रुचिकर, प्रभावशाली और सार्थक बनाया जाता है। और क्या बनाया था? सार्थक बनाया था। देखो, समझने वाली बात यह है कि ये शैक्षिक तकनीकी जो हमें पढ़ाई जा रही है ना, इसका मेन रीजन ये है कि शिक्षा को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली और सार्थक मीन्स अर्थ समझ में आ जाए, यानी ज़्यादा समय खर्च ना करना पड़े, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको शिक्षा प्राप्त की जा सके। उसी को ध्यान में रखकर किसको लाया गया? तकनीकी को लाया गया, जो मैंने यहाँ पर बताया था, कला या बुनना या निर्माण करना। मान लीजिए आपने ये मार्कर देखा है, ये व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये वॉच पहना हुआ, ये ऐनक, ये भी तकनीकी है ना। पंखा, कूलर, एसी, डिजिटल बोर्ड, लाइट पेन, कंप्यूटर, ओएचपी, प्रोजेक्टर। अब ये जब शिक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, तो फिर वो किसका रूप ले लेता है? शैक्षिक तकनीकी का। अब मान लीजिए मैंने अपनी शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग किया, ओएचपी का प्रयोग किया, प्रोजेक्टर का प्रयोग किया, ग्रामोफोन का प्रयोग किया, लिग्वाफोन का प्रयोग किया। इन सब का प्रयोग करने का मेन रीजन क्या था? एक तो ये दृश्य, और इसके द्वारा मैंने क्या, शिक्षण को सरल, रुचिकर, प्रभावशाली और सार्थक जो बनाने के लिए मैंने जिन तकनीकियों, जिन शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया है, वो हमारी क्या कहलाएंगे? वो हमारी कहलाएंगे शिक्षण सामग्री, शैक्षिक तकनीकी कहलाएंगे। अब थोड़ा एक दो इनकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे डेफिनेशन की। किसकी बात करेंगे? अब डेफिनेशन में सिर्फ हम दो डेफिनेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम रॉबर्ट ए कॉक्स की। किसकी पढ़ेंगे? रॉबर्ट ए कॉक्स। देखो, अब यहां पे बताना है आपको, मानव के सीखने की परिस्थितियों में सीखने की परिस्थिति में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग ही, वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग ही क्या कहलाता? हमारी तकनीकी कहलाती है। क्या कहलाता? हमारा तकनीकी कहलाती है। एक और जो हम पढ़ने वाले वो पढ़ेंगे ई.एम. बूटर की। ई.एम. बूटर, इन्होंने क्या कहा? ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही तकनीकी कहलाती है। ये दो परिभाषा हमें यहाँ पर पढ़नी है बस, बाकी हमें कोई परिभाषा नहीं पढ़नी। आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको नोट करने के बाद जब हम चलेंगे तो आपको हम देखेंगे। देखो, ये मैंने इसका शाब्दिक अर्थ बता दी, इसकी दो परिभाषा बता दी। मानव के सीखने की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग, वैज्ञानिक मीन्स मोबाइल का प्रयोग करना, ओएचपी का प्रयोग करना, कंप्यूटर का प्रयोग करना, एसी का प्रयोग करना, कूलर का प्रयोग करना, फ्रिज का प्रयोग करना, सैंडविच बनाने के लिए प्रयोग करना। जो कुछ भी मनुष्य ने जो मशीन बनाई, मशीन कौन कौन सी होंगी? दृश्य श्रव्य सामग्री होंगी, या तो दृश्य होगी या श्रव्य होगी या दृश्य और श्रव्य होगी। उनका प्रयोग करने के लिए हम जो वैज्ञानिक ज्ञान हमने बोला है वो हमारा तकनीकी कहलाता है। अब इसके बाद
जो सबसे ज़्यादा जो दोस्तों आपसे पूछी जाएगी, वो सबसे ज़्यादा जो आपसे पूछी जाएगी वो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा, वो होगा विशेषताओं से। देखो समझने वाली बात यहाँ पर, और ये आपको इम्पोर्टेंट भी है, जो यूजीसी नेट से संबंधित है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समझने वाली बात ये रहेगी कि ऐसी का जरूरत पड़ेगी जो तकनीक को लाया गया, वो हमें किस में लिखना है, वो हमें इस विशेषताओं में लिखना है कि जरूरत का पड़ी कि तकनीकी को लाया गया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखो पहला पॉइंट हम लिखेंगे ज्ञान को क्रमबद्ध और व्यवस्थित बनाने के लिए दूसरा लिखेंगे ज्ञान को सार्थक बनाने के लिए तीसरा हम लिखेंगे ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए। पहला ज्ञान को क्रमबद्ध और व्यवस्थित बनाने के लिए। नेक्स्ट आएगा सीखने की प्रक्रिया को सरल रुचिकर बनाने के लिए। क्लियर बात है। उसके बाद हम लिखेंगे अध्यापक की ऊर्जा और समय की बचत के लिए अमूर्त विषयों की पहुंच ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए अब बहुत सारे पॉइंट है, पॉइंट तो बहुत सारे, सिर्फ आपको समझना ही है कि जरूरत तो ये पड़ी थी तकनीकी को लाने की कि जिसके द्वारा शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाया जा सके। अगर आपने दुबई नहीं देखा है, बुर्ज खलीफा नहीं देखा है, तो हम कंप्यूटर में डालेंगे इंटरनेट पे बुर्ज खलीफा दुबई और आपको दिखाई दे दिया जाएगा। तो ये जो आपने कभी दुबई नहीं गई, लेकिन दुबई का पूरा नक्शा, दुबई में कौन कौन से शहर है, कौन कौन सी बिल्डिंग बनी हुई है, ये जो हमें, ये तकनीकी के द्वारा ही तो संबंधित है, तकनीकी के द्वारा ही तो संभव हो सकती है। तो मैंने पहले लिखा है ज्ञान को क्रमबद्ध और व्यवस्थित बनाने के, चूंकि विज्ञान के द्वारा, तकनीकी के द्वारा ज्ञान को व्यवस्था को सार्थक बनाया जा सकता, अव्यवस्थित नहीं होता। ज्ञान को सार्थक मीन्स अगर आपको बुर्ज खलीफा दिखाया गया और बुर्ज खलीफा आपने एक बार देख लिया, उसके बाद जैसे ही आप उसकी पिक्चर देखेंगे तो तुरंत बता देंगे कि ये बुर्ज खलीफा की पिक्चर है। ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए आपने एक बार जो हमने आपको ज्ञान दे दिया और वो उसका पिक्चर भी आपको दिखा दिया, यानी कानों के द्वारा और आंखों के द्वारा दिखा भी दिया, तो वो आपका स्थायी ज्ञान बन जाएगा। लेकिन ये कार्य सारा कार्य किसके द्वारा होगा? टेक्नोलॉजी के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? टेक्नोलॉजी के द्वारा होगा। अभी अब मान लीजिए, अभी मैं अपने घर पर इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, लेकिन आप तक पता नहीं कहाँ कहाँ तक आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ये तकनीकी के द्वारा ही तो आप लोगों तक संभव हो पा रहा है कि मैं इस माइक को लगा रहा हूँ तो तकनीकी, चश्मे को पहना तो तकनीकी, मेरे सामने मोबाइल लगा हुआ है तो ये तकनीकी के द्वारा ही तो हो रहा है। तो ये सारे के सारे टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहा है। सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए, मतलब ये कि सीखने की प्रक्रिया को सरल, रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए भी तकनीक को प्रयोग किया था। टीचर के ऊर्जा, समय की बचत होती। देखो अब दोनों तरीके से समझना। मान लीजिए मैं अभी इस व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ और मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पहले आपको लिखता हूँ, साथ ही साथ फिर समझाता हूँ। लेकिन अगर इसी को मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊँ और पीपीटी बना के लेके आऊँ मैं, तो मेरे समय जो मेरा लिखने का वो बचत होगी और ऊर्जा मुझे इतनी खर्च करनी नहीं पड़ेगी। जितना मैं आपको लिखता हूँ फिर समझाता हूँ, फिर तो वहाँ पर पीपीटी बनी हुई ऑलरेडी, मैं उसको समझा सकता हूँ। अमूर्त विषयों की पहुँच, आपने कोई शहर ताजमहल नहीं देखा, दुबई नहीं देखा, अमेरिका नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया नहीं देखा, आपको मोबाइल पर, कंप्यूटर, नेट पर, इंटरनेट
तुरंत मिल जाएगा। ज्ञान को वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए कभी ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं बनाता, ये हमेशा वस्तुनिष्ठ बनाता है। ये क्लियर बात होगी। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैंने आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी पूरा बता दिया है। अब लेने के बाद मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, इसकी विशेषता बता दी है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से कंपलसरी मिल जाएगा। अब चलते हैं हम तकनीकी का विकास। तकनीकी का विकास 100% आपको किसी भी एग्जाम में बैठा है, यूजीसी नेट में, सुपर टेट में, उसमें देख जाएगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग तकनीकी के विकास की। तकनीकी का विकास। तकनीकी का विकास आप हेडिंग डाल सकते हैं आराम से और लिखें। पहला हेडिंग डालिए तकनीकी का विकास। देखो, अब इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम अमेरिका के ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में सन 1926 में सिडनी एल प्रेस ने शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। ये बहुत बार पूछा गया है, शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। क्लियर बात है। जब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, सन 1930 और 40 में गैने और ग्लेसर ने शैक्षिक तकनीकी को यंत्रवत दोस्तों बोलते हैं मशीन यंत्रवत बनाने का प्रयास किया। अब उसके बाद जब हम थर्ड नंबर की तरफ आते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट हमारा आता है सन 1950 में B.F. स्किनर ने तकनीकी के क्षेत्र में एक नए सिद्धांत अभिक्रमित अनुदेशन क्या बोलते हैं, अभिक्रमित अनुदेशन, यानी इसको बोलेंगे प्रोग्राम्ड लर्निंग की स्थापना की। क्लियर बात है। उसके बाद जब हम फोर्थ नंबर पाते हैं, सन 1950 में ब्रायन मोर ने तकनीकी के क्षेत्र में कार्य किया। तकनीकी के क्षेत्र में कार्य किया, इसलिए
ब्रायन मूर को तकनीकी का वास्तविक जनक माना जाता है। अब इसको समझना, अभी यहां तक समझना। देखो, अगर वो पूछता कि सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण मशीन का प्रयोग कहां पर किया गया, तो आपको बताना अमेरिका के ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में सन 1926 में सिडनियल प्रेस ने सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। ये वाली बात आपको बहुत पूछी गई है और आप इसको इंपोर्टेंट डाल लेना, ये वाली बात। सन 1926 में सिडनियल प्रेस ने शिक्षण मशीन का प्रयोग किया। तो पहला पॉइंट जो हमारा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछे गैने और ग्लेसन ने तकनीकी को यंत्रवत रूप का प्रदान किया, तो आपको बताना 1930 और 40 में। अगर पूछे तकनीकी का वास्तविक जनक किसे माना जाता है, तो आपको बता देना इंग्लैंड में ब्रायन मूर नामक मनोवैज्ञानिक था जो 1950 में है, जिसको तकनीकी के क्षेत्र में कार्य किया और उसको तकनीकी वास्तविक जनक माना जाता है। अगर पूछना तकनीकी के क्षेत्र में B.F. स्किनर ने प्रोग्राम्ड लर्निंग यानी अविक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वो कौन सी सन में किया था, तो आपको बता देना 1950 ईस्वी में किया था। और अविक्रमित अनुदेशन का अलग अपना चैप्टर, उसको मैं नेक्स्ट, शायद हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा तकनीकी प्रोग्राम लर्निंग क्या होता है। अविक्रमित अनुदेशन का शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो पाठ्यक्रम को, पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करना क्या कहलाता है, हमारा अविक्रमित अनुदेशन। अब अभी हमने कहाँ तक लिया, 50 तक लिख लिया। अब उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पर हमें नेक्स्ट पढ़ना सन 1966 और 67 में NCET, फुल फॉर्म देखेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। क्लियर है? जिसने तकनीकी शब्द की विस्तार से व्याख्या की, विस्तार से व्याख्या की। क्लियर है? अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है 1966 में एक नए संस्थान IAPL, इंडियन एसोसिएशन प्रोग्राम्ड लर्निंग यानी भारतीय अविक्रमित अनुदेशन भारतीय अविक्रमित अनुदेशन संगठन की स्थापना की। क्लियर बात है, समझ में आ रहा है? अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, एक और आता है 1978 में एल्टन महोदय ने तकनीकी के 3 कार्य बताए। तकनीकी के एल्टन महोदय ने कितने कार्य बताए? 3 कार्य बताए। पहला है शोध, दूसरा है विकास,
और तीसरा है उपयोग। ये है हमारा दोस्तों तकनीकी का विकास, और इसको आप ढंग से पढ़ लोगे तो कंपलसरी आपको 2 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, चाहे आप यूजीसी नेट में बैठे चाहे सुपर टेट में बैठे। सबसे पहला पॉइंट, सर्वप्रथम अमेरिका के ओयू राज्य विश्वविद्यालय में सन 1926 में सिडनी एल प्रेस ने सबसे पहली शिक्षण मशीन का प्रयोग किया, यानी शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में सबसे पहले मशीन का प्रयोग किसने किया, तो आपको बता देना अमेरिका के ओयू राज्य विश्वविद्यालय में सिडनी एल प्रेस ने सन 1926 में किया। 3040 में गैनी और गिलिसन ने तकनीक को यंत्रवत बनाने का प्रयास किया। 50 में बीएफ स्किनर ने अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत का प्रतिपादन किया तकनीकी के क्षेत्र में। फिर उसी टाइम पर इंग्लैंड में ब्रायन मूर ने तकनीकी शब्द को विस्तार से व्याख्या किया, उसको जाना, और इसी वजह से इंग्लैंड को में 1950 में ब्रायन मूर को तकनीकी का वास्तविक जनक माना जाता। अगर ये पूछे तकनीकी का वास्तविक जनक कौन माना जाता तो आपको बताना ब्रायन मूर माना जाता। कौन सी ईयर में? 1950 में। उसके बाद सन 1966 और 67 में एनसीटी की स्थापना की, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अगर हिंदी में पूछे आपसे तो आपको बताना है राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद की बात करता है तो वो कौन सा कहलाता है? एनसीईटी कहलाता है। क्लियर है? अगर ये पूछे 1966 में, देखो ये वाली बात आपको ढंग से पढ़ लेनी है, मैं पहले बता रहा हूँ। IAPL की ये पहली बार, इंडियन एसोसिएशन प्रोग्राम लर्निंग, इसकी स्थापना कब की गई तो वो आपसे पूछ सकता है, तो आपको बता देना है 1966 में की गई, इंडियन एसोसिएशन प्रोग्राम लर्निंग। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है। अगर वो पूछे एल्टन महोदय ने तकनीकी 3 कार्य कौन कौन से बताए, तो खोज यानी शोध, फिर उसके बाद विकास और उसका उपयोग करना। ये वाली बात आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये वाली बात जो मैंने आपको लिखाई है बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाई है। कौन सी बात लिखवाई है? बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाई है। अब उसके बाद हम चलेंगे तकनीकी के उपागम कौन कौन से होते हैं, ये सारी बातें अब हम देखेंगे। क्लियर है? आप लोग नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब चलते हम तकनीकी के नेक्स्ट। अब आप हेडिंग डालेंगे तकनीकी के उपागम, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तकनीकी के उपागम, शैक्षिक तकनीकी के उपागम जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? देखो अब आप हेडिंग डाल लीजिए उपागम। क्या डालना है हमें? उपागम। देखो उपागम को मैं पूर्ण रूप से डायग्राम से पहले समझा दूंगा, फिर उसके बाद डिटेल में पूरा बता देंगे। अगर वो पूछता है तकनीकी या शैक्षिक तकनीकी उपागम कितने, तो दोस्तों आपको बता देना 3 उपागम है। कौन कौन से उपागम है? देखो पहला जो हमारा उपागम है वो है कठोर शिल्प उपागम। क्लियर है? दूसरा जो है हमारा वो हमारा है मृदुल शिल्प उपागम। तीसरा जो है हमारा वो है प्रणाली विश्लेषण। अब वो ये पूछे कि 3 उपागम कौन कौन से, तो आप साथ ही साथ नोट करते चलना। पहला कठोर शिल्प, मृदुल शिल्प, प्रणाली विश्लेषण। अब कठोर शिल्प को हम बोलते हैं हार्डवेयर अप्रोच। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर अप्रोच। इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच, और इसको बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस।
अच्छा, थोड़ा एक बात छूट गया यहाँ पर। इन तीन उपागमों को हम पढ़ने से पहले हमें ये थोड़ा एक बात थोड़ा छूट गया, मैं अभी बता दे रहा हूँ कि ये तीन उपागम बताए किसने थे। तो यहाँ पर हम समझेंगे, देखो इधर थोड़ा उपागम बताए किसने, थोड़ा इनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम, यहाँ इनको नोट कर लें। इनसे पहले इसको नोट करना आप, देखो सर्वप्रथम आई के डेविस ने अपनी पुस्तक सीखने की व्यवस्था, कौन सी पुस्तक है? सीखने की व्यवस्था। यानी अगर ये पूछे ये कब आई है तो आपको बता दें 1964 में। सीखने की व्यवस्था में लुम्सडेन द्वारा बताई गई, किसके द्वारा? लुम्सडेन द्वारा बताई गई तीन उपागमों का वर्णन किया। अब ये तीन उपागम ये वाले हैं, थोड़ा ये छूट गया था तो पहले आप इसको इधर से लिखेंगे कि सर्वप्रथम जो तीन उपागम है वो किसने बताया। तो थोड़ा समझना, देखो वो आपसे पूछेगा कि सर्वप्रथम आई के डेविज, यानी आई के डेविज है ये वाले, इनकी पुस्तक सीखने की व्यवस्था। अगर इसको इंग्लिश में पूछता है आई के सीखने की व्यवस्था तो आपको बता देना है मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग। अगर इंग्लिश में पूछे तो आपको बता देना मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में, मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में किसके द्वारा बताए गए? लुम्सडेन द्वारा बताए गए। समझ लेना, लुम्सडेन द्वारा बताए गए तीन उपागम कौन से ये हैं। अगर वो आपसे पूछे कि तीन उपागम जो तकनीकी वो किसने बताया तो आपको बताना लुम्सडेन ने बताया। किसने बताया? लुम्सडेन ने बताया। किसके पुस्तक में? आई के डेविज। कौन सी? सीखने की व्यवस्था यानी मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में तीन उपागमों का वर्णन किया गया। कौन कौन से? कठोर शिल उपागम, मृदुल शिल उपागम, प्रणाली विश्लेषण। समझना, अब इसको पूर्ण रूप से समझ लेना। अगर पूछे तीन उपागम कौन कौन से तो कठोर शिल उपागम, मृदुल शिल और प्रणाली विश्लेषण। अब ये पूछेगा कठोर शिल उपागम का दूसरा नाम क्या तो आपको हार्डवेयर अप्रोच बता देना। मृदुल शिल उपागम को सॉफ्टवेयर बोलते हो, प्रणाली विश्लेषण को सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और समझ में आनी है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कठोर शिल उपागम को हम प्रथम तकनीकी भी बोल सकते हैं। क्या नाम से जानते हैं? प्रथम तकनीकी के नाम से भी जानते हैं। मृदुल शिल्पागम को हम किस तकनीकी के नाम से जानते हैं तो आपको बता देना द्वितीय तकनीकी के नाम से। और प्रणाली विश्लेषण को हम किस नाम से जानते हैं तो आपको बताना है हमें तृतीय तकनीकी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? तृतीय तकनीकी के नाम से हम जानते हैं। अब यहां पर एक और बात होगी, अब इसका जो विकास हुआ है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसका जो विकास हुआ है पहली तकनीकी कठोर शिल उपागम या हार्डवेयर अप्रोच या प्रथम तकनीक का जो विकास हुआ है वो भौतिक विज्ञान या इंजीनियर के सिद्धांत से हुआ है। किससे हुआ है? इंजीनियर के सिद्धांत से हुआ है। ये वाली बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। अगर वो आपसे पूछता है कि मृदुल शिल उपागम का विकास किसके द्वारा हुआ है, मृदुल शिल उपागम का विकास किसके द्वारा हुआ है तो आपको बता देना मनोविज्ञान सिद्धांतों के द्वारा या विधियों के द्वारा। ठीक है। अब उसके बाद वो आपसे ये पूछेगा कि प्रणाली विश्लेषण का जो विकास हुआ वो किसके द्वारा हुआ है तो आपको बता देना है व्यापार, सेना, प्रशिक्षण या प्रबंध। समझना इसको। देखो
मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करा रहा हूँ, बस आपको समझना है। अब देखो वो आपसे ये पूछेगा कि शैक्षिक तकनीकी को उपागम किसने बताया? आई.के. डेविज की अपनी पुस्तक सीखने की व्यवस्था मैनेजमेंट ऑफ लर्निंग में लुम्सडेन ने बताए। कौन कौन से? कठोर शिल उपागम, मृदुल शिल उपागम, प्रणाली विश्लेषण। कठोर शिल उपागम को हार्डवेयर भी बोलते हैं, मृदुल को सॉफ्टवेयर बोलते हैं, प्रणाली को सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। कठोर शिल उपागम का दूसरा प्रथम तकनीकी है, मृदुल का द्वितीय और प्रणाली का तृतीय। हार्डवेयर अप्रोच यानी कठोर शिल उपागम यानी प्रथम तकनीकी का जो विकास हुआ है दोस्तों, वो भौतिक विज्ञान और इंजीनियर के सिद्धांत के आधार पर किया गया। अगर आपसे ये पूछे कि प्रथम तकनीकी या कठोर शिल उपागम या हार्डवेयर अप्रोच किसके सिद्धांत पर निर्भर है, वो ये भी पूछ सकता है किसके सिद्धांत पर निर्भर है, तो आपको बता देना भौतिक विज्ञान और इंजीनियर के सिद्धांत पर निर्भर है। अगर आपसे पूछे मृदुल शिल उपागम का विकास या निर्भर किस पर है, तो मनोविज्ञान के सिद्धांत और विधियों और प्रविधियों पर निर्भर है। अगर पूछे प्रणाली विश्लेषण का विकास निर्भर व्यापार, सेना, प्रशिक्षण और प्रबंध के नाम पर अर्थ है। अब उसके बाद यहां पर एक और चीज आएगी, कठोर शिल उपागम में क्या होता है कि इसमें दृश्य प्लस श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। जो हमारी दृश्य श्रव्य सामग्री होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जबकि यहां पर जो आपको पूछा जाएगा कि मृदुल शिल उपागम में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता देना विधि प्लस प्रविधि, विधि प्लस प्रविधि और व्यवहार का प्रयोग किया जाता। किसका प्रयोग किया था? व्यवहार का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछिए यहां पर प्रणाली विश्लेषण में किसका प्रयोग किया जा रहा है, तो आपको बता देना है प्रबंध प्लस सेना के प्रशिक्षण का। क्लियर है? अब यहां पर एक और क्वेश्चन पूछेगा। अब वो आपसे ये पूछेगा, इस हार्डवेयर अप्रोच को एक सिल्वरमैन नामक मनोवैज्ञानिक था, उसने ये क्या नाम दिया था? इसने इसको नाम दिया था सापेक्षिक तकनीकी। क्या नाम दिया है? सापेक्षिक तकनीकी। मतलब कठोर शिल उपागम हार्डवेयर अप्रोच को सिल्वर नामक मनोवैज्ञानिक ने कौन सा नाम दिया? सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया है। सॉफ्टवेयर अप्रोच को सिल्वरमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? रचनात्मक तकनीकी। क्या नाम दिया? रचनात्मक तकनीकी। क्या नाम दिया? रचनात्मक तकनीकी। सिस्टम एनालिसिस नामक इसको सिल्वरमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? प्रबंध तकनीकी। क्या नाम दिया है? प्रबंध तकनीकी। अब थोड़ा इसको समझेंगे, मैं दोबारा से आपको पूरा समझा दूंगा, लेकिन आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। अगर वो पूछता है कि शैक्षिक तकनीकी के उपागम कितने, तो आपको दोस्तों बता देना है 3 उपागम है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम एनालिसिस। अगर आपसे ये पूछे कि ये बताए कैसे, तो आई.के. डेविज ने अपनी पुस्तक सीखने की व्यवस्था में लुम्सडेन द्वारा यानी लुम्सडेन ने बताए हैं 3 उपागम ये वाले। अगर पूछे कठोर शिल उपागम का विकास या निर्भर किस पर कर रहा है, तो आपको बता दें भौतिक विज्ञान है, इंजीनियर के सिद्धांत का प्रयोग करता है और इसको प्रथम तकनीकी और दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया था। यानी जितनी भी हमारी शिक्षण सामग्री बनी है हार्डवेयर के रूप में, वो किस में प्रयोग किया देंगे? कठोर शिल उपागम में। और इसी के आधार पर एक सिल्वरमैन नामक मनोवैज्ञानिक था, उसने इसको सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया। अच्छे से समझ में आ गया? मृदुल शिल उपागम का विकास जो हुआ वो मनोविज्ञान के सिद्धांत और विधियों पर हुआ या इससे सिद्धांत पर निर्भर करता है और इसको द्वितीय तकनीकी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो इसमें प्रयोग किया था व्यवहार, विधि और प्रविधि का प्रयोग किया था और सिल्वरमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने इसको रचनात्मक तकनीकी नाम दिया। क्या नाम दिया? रचनात्मक तकनीकी नाम दिया। अब प्रणाली विश्लेषण जो होता है इसको तृतीय तकनीकी के नाम से जाना जाता है और इसको सिल्वरमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रबंध तकनीकी नाम दिया। क्या नाम दिया? प्रबंध तकनीकी। और इसका जो विकास है वो या निर्भर है व्यापार, सेना, प्रशिक्षण, प्रबंध पर निर्भर है और इसमें प्रबंध और सेना के प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है।
अब बात एक और आती है नोट डाल के, जो तकनीकी तृतीय से संबंधित है। यहाँ पर हम नोट डाल के ये पढ़ेंगे। देखो नोट डाल के, अब ये वाला डायग्राम भी आप अच्छे से बना लेना। ये वाला जो मैं बना, 2 डायग्राम बनाऊंगा। देखो अगर वो ये कहता है कि हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, इन दोनों के मिलने से किसका निर्माण हुआ है, तो आपको बता देना है सिस्टम एनालिसिस का निर्माण हुआ है। एक तो डायग्राम ये हो गया। अब दूसरे डायग्राम की बात करते हैं। प्रथम तकनीकी प्लस द्वितीय तकनीकी, द्वितीय तकनीकी, ये मिलकर किसका निर्माण करेंगे, तृतीय तकनीकी का। किसका निर्माण करेंगे, तृतीय तकनीकी का। एक और डायग्राम हम यहां पर बना दे रहे हैं। यहां पर अगर यहां पर लिखे कठोर शिल्प प्लस मृदुल शिल्प, ये किसका निर्माण करेंगे, तो आपको बता देना प्रणाली विश्लेषण का। ये वाला भी डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। वो आपसे ये वाली बात बोलेगा कि मान लीजिए प्रथम तकनीकी यानी कठोर और मृदुल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो वो तृतीय तकनीकी प्रणाली विश्लेषण का निर्माण करते हैं। मैंने 3 डायग्राम बनाए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सिस्टम एनालिसिस का निर्माण करते हैं। प्रथम और द्वितीय तकनीकी मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तृतीय तकनीकी का निर्माण करते हैं। और कठोर शिल्प और मृदु शिल्प बनाकर किसका निर्माण करते हैं, प्रणाली विश्लेषण का निर्माण करते हैं। है बात एक ही, लेकिन वो घुमा के पूछता है तो फिर आपको डाउट में क्लियर गड़बड़ हो जाता है। ये था दोस्तों हमारा टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन यानी विकास। मैंने आपको बता दिया, इसके उपागम बता दिए हैं और इसकी परिभाषा और इसका शाब्दिक अर्थ और इसकी विशेषता मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया। इन यहाँ से आपको कंपलसरी क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नए जो बात करेंगे, कल जो मैं वीडियो बना के लाऊंगा, तो मैं हो सकता है थोड़ी ज़्यादा लेंथी वीडियो लेकर 1.5 से 2 घंटे की या 1 घंटे की जितनी भी हो, जो हमारे नए नए जो सिद्धांत आए हैं जिनको मैं अच्छे अच्छे नोट करके मैं आपको पूरा फर्स्ट उसमें पूरा समझा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक बार वीडियो पे कमेंट करके तो जाया करो, कम से कम कमेंट भी नहीं करते आप। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका।